हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है इस वीडियो सेशन में। बाल मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ का ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले मॉक टेस्ट का पहला सेट मैंने आपको दिया था और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इसमें भी आपको बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन दिया जाएगा। पहले आपको खुद से टिक करना है, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जांचने का, परखने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। तो पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान हो सकता है और कभी-कभी हम जल्दबाजी में ऐसे आसान प्रश्नों को गलत भी कर देते हैं। तो आपने टिक भी कर लिया होगा। प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? अब वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से, केवल शिक्षा से। कभी-कभी होता है क्या कि जल्दबाजी में हम सारे ऑप्शन पढ़ते नहीं हैं। सारे ऑप्शन पढ़ते नहीं हैं। तो हमने देखा कि वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम लगा दिया, वातावरण लगा दिया। जबकि आप जानते हैं कि इसका एक सिद्धांत भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको कहते हैं वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि हमारा व्यक्तित्व, बच्चे का व्यक्तित्व जो भी होता है, उसमें वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का योग होता है। तो सभी का सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आपने इसको पढ़ा है तब आप कर ले जाएंगे। स्वयं अवधारणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, का विकास किसके माध्यम से होता है? थोड़ा सा टेक्निकल, प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत ही मतलब शांत चित्त से प्रश्न को हल करने से हम गलत ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास इनमें से किसके माध्यम से होता है? खेल के माध्यम से, दूसरों के साथ अंतःक्रिया से, अनुशासन से या दंड से? बहुत इत्मीनान से सोच के लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं दो विकल्पों में आप कंफ्यूज हो जाएं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कि जब हम दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हैं ना, जब हम दूसरों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसी से ही सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। बिना दूसरे के साथ इन्वॉल्व हुए, इंटरेक्ट हुए, हमारे अंदर जो स्वयं की अवधारणा है वो विकसित नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मुझे उम्मीद है सबका सही होगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल सही है, जीन पियाजे। जीन पियाजे इसके लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का जिक्र किया था, जिसमें से ये है संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक करके। इसको डिटेल में पढ़ा भी गया है और आगे पढ़ेंगे भी हम। नंबर 4, बाल अपराध, जिसको जुवेनाइल डिलिक्वेंसी भी कहा जाता है, का मुख्य कारण क्या होता है? अब यहाँ पर भी ऐसे प्रश्न में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं। यहाँ भी प्रेजेंस ऑफ माइंड और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से आप हल करेंगे तो गलत नहीं होगा। नैतिक शिक्षा की कमी, शारीरिक कमजोरी, अधिक खेलकूद और एक और विकल्प है धार्मिकता। तो बाल अपराध का मुख्य कारण क्या है? चलिए, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर है नैतिक शिक्षा की कमी। मोरालिटी ही जब डिग्रेड होती है, यानी कि नैतिकता बच्चों में नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो बाल अपराध की ओर जाएंगे। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको गलत करने के पूरे चांसेस हैं। प्रेक्षणीय अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मान के चलिए, और ये आपका गलत हो भी सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करके रखिएगा। चलिए, पढ़ा है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। बंदूरा, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रणेता बंदूरा ने ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का प्रिंसिपल दिया है। बोबोडॉल, कभी कभी पूछ लेता है कि बोबोडॉल प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो बोबोडॉल का प्रयोग
का सिद्धांत बंदूरा का है, जो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पे आधारित है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं। इरिक्सन के अनुसार उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की अवस्था कब आती है? ये भी बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी की अवस्था कब आती है? याद देखिए, जो क्वेश्चन टफ लगे आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, उसकी नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से ही आप 1-2 नंबर से पीछे हो सकते हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाइए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में उद्योग बनाम हीनता की भावना आती है। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आपका जवाब होना चाहिए बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का संबंध है किससे है? स्मृति से, कल्पना और मौलिकता से, अनुशासन से, या फिर अभ्यास से। तो ये भी कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो क्रिएटिविटी है वो किससे संबंधित है। थोड़ा बहुत स्मृति से भी संबंधित है, कल्पना मौलिकता से, अनुशासन से भी है, और अभ्यास से। लेकिन एग्जैक्ट आंसर की बात करेंगे तो कल्पना और मौलिकता इसका आंसर होगा। बच्चों में मनोवैज्ञानिक परिपक्वता किससे मापी जाती है कि बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हुआ कि नहीं? तो इसके मापने का क्राइटेरिया क्या है? मानसिक आयु से नापते हैं, कालानुक्रमिक आयु से मापते हैं, शारीरिक आयु से, सामाजिक स्थिति से। कैसे जानेंगे कि बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो गया है? चलिए, तो गलत नहीं होना चाहिए। मानसिक आयु से, उसकी मेंटल एबिलिटी से, मेंटल एज से ही हम उसकी मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत किससे संबंधित है? लास्ट टेस्ट में भी इसको मैंने पूछा था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत किससे संबंधित है? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, कोहलर। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? आई थिंक ये इजी होना चाहिए, इसमें आपको गलत नहीं करना चाहिए। सामाजिक विकास, समाज की रचना, दूसरों से समायोजन की क्षमता, समाज में रहना, और अंत में है शिक्षा प्राप्त करना। तो आसान है, दूसरों से समायोजन की क्षमता ही सामाजिकता कहलाती है। सामाजिक विकास में सहयोग, सहानुभूति, सामंजस्य कौशल विकसित होते हैं। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ क्या है? ये भी हो सकता है इजी हो, और अगर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो गलत भी हो सकता है। भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। भावनाओं का दमन गलत हो सकता है, गलत है। भावनाओं का संतुलन, भावनाओं की अभिव्यक्ति, क्रोध नियंत्रण। चलिए, बिल्कुल जो सही ऑप्शन है वो भावनाओं का संतुलन है। जो इमोशनल बैलेंस है वही भावनात्मक परिपक्वता। अगर इमोशनल रूप से आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो अपरिपक्व माने जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयास और भूल, जिसको ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। स्किनर नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक है, इन्होंने बिल्ली पे इसका प्रयोग किया था। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थियरी कहते हैं। बुद्धि का परीक्षण सबसे पहले किसने किया था? स्टर्न, बिने और साइमन, थॉर्नडाइक या फिर टर्मन। तो सबसे पहले किसने किया था? बुद्धि का परीक्षण तो कई लोगों ने किया है, लेकिन सबसे पहले किसने किया है? तो आई होप गलत नहीं करेंगे आप। इसका सही उत्तर है बिने और साइमन। कब किया था? 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया बिने और साइमन, 1905। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, MA/CA × 100 जो होता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला किसने दिया? स्टर्न ने दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि IQ MA/CA × 100 ये इसका फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिए। M4 का मतलब होता है मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है। और ये फॉर्मूला दिया था किसने? स्टर्न महोदय ने दिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये लिखा भी है आगे, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक, या जिसको वास्तविक आयु कहते हैं, ये है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल, अंधकार का युग, संक्रमण काल, विश्राम का काल। चलिए, पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसान है। इसको कहते हैं स्वर्णकाल।
बाल्यावस्था को स्वर्णकाल कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। इस समय शरीर और मन दोनों का विकास तीव्र गति से होता है। सीखने की तैयारी, रेडीनेस टू लर्न किससे जुड़ी हुई है? परिपक्वता से, पर्यावरण से, अनुशासन से, या फिर प्रेरणा से, मोटिवेशन से। तो परिपक्वता से है, परिपक्वता से है। जब अंग और मस्तिष्क पर्याप्त रूप से विकसित हो जाते हैं तब सीखना संभव हो पाता है, उसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिग्रहण युक्ति। भाषा अधिग्रहण युक्ति का सिद्धांत दिया गया था। अब इसको एलईडी के रूप में भी आपको जो है आपके सामने आ सकता है कि एलईडी का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आपने इसको भाषा अधिग्रहण युक्ति पढ़ा है तभी भी आप एलईडी को नहीं पहचान पाएंगे, सिर्फ एलईडी पढ़ा है, हिंदी नहीं पढ़ा है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। तो भाषा अधिग्रहण सिद्धांत दिया है किसने? चॉम्स्की, पियाजे, बंदूरा, वॉटसन। तो इसका आंसर है चॉम्स्की के द्वारा। भाषण अधिग्रहण एक जन्मजात और जैविक क्षमता होती है, जो मतलब कि लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की जो एक विशेषता है वो जो है जन्मजात होती है, चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास के चरणों का सिद्धांत किसने दिया है? मोरालिटी डेवलपमेंट के बेस पे जो ये प्रिंसिपल क्वाइन किया गया, ये किसने दिया हुआ है? पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, बंदूरा। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा, और सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर के द्वारा। तो कोहलर और कोहलबर्ग में कंफ्यूज नहीं होना, कई दफ़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोहलबर्ग अलग हैं और कोहलर अलग हैं। कोहलर जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, और उनके सिद्धांत का नाम था सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। ये सूझ का सिद्धांत, ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कोहलर का है, जो चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो कोहलबर्ग ने दिया है। तो दोनों में अंतर रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाती है। आगे है, और इन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं: पूर्व परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। ये आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। 19 नंबर, किशोर अवस्था में सबसे प्रमुख समस्या क्या है? स्मृति ह्रास यानी कि मेमोरी लॉस, पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, शारीरिक कमजोरी, फिजिकल वीकनेस, खेलों में रुचि, कि खेलों में रुचि बहुत ज़्यादा। समझता पूछा समस्या क्या है, समस्या क्या है ये आपको बताना है कि किशोर सबसे प्रमुख समस्या का आपसे बोले क्या, आई थिंक आप गलत नहीं करेंगे, पहचान संकट। एरिक्सन के अनुसार किशोर अपने आत्म परिचय की खोज में रहते हैं, वो खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो क्या है, उनके साथ इतने परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, उनके शरीर में इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो वो सेल्फ आइडेंटिटी की जो समस्या होती है, स्वयं के पहचान की समस्या, वो सबसे बड़ी होती है एडोलसेंट एज में, किशोरावस्था में। शिशु की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? ये तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को बताने की जरूरत है, माँ होती है। इतना आसान क्वेश्चन होगा मुझे भी पता नहीं था। चलिए, संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस की अवधारणा किसने दिया है? आसान के बाद तो कठिन होना बनता है और आपको गलत नहीं करना है। संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस। चलिए बताइए कौन है इसका सही आंसर? ठीक है, इसका सही आंसर है फेस्टिंगर। जब विचार और व्यवहार में असंगति होती है तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। इसी को संज्ञानात्मक असंगति की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। बालक की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का माध्यम क्या है? किस माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जाए जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जा सके? तो 4 चीजें हैं: खेल, दंड, रटना, परीक्षा। तो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए, दंड, रटना, 2 चीज तो वैसे भी नहीं हो सकती है, तो खेल और परीक्षा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सही आंसर हुआ खेल में शिक्षा देना। खेल में एंजॉयफुल लर्निंग मेथड के द्वारा शिक्षा देना बच्चों के स्तर से सबसे बेहतर और सबसे अच्छा माध्यम माना जाता रहा है। आत्म अवधारणा के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ठीक है, आत्म अवधारणा माता पिता की, समाज के, शिक्षक की, सभी की। आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो भूमिका का निर्माण है वो कैसे बनता है? माता पिता की वजह से, समाज की वजह से, शिक्षक की वजह से, कि इन सभी की वजह से? तो आई थिंक इनमें सभी चीज़ें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षक और अन्य चीज़ें, तो सभी रहेगा। बालक के विकास का क्रम क्या है? अनियमित होता है, समान होता है, क्रमिक और निरंतर होता है, अचानक होता है। चलिए
प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चन है। बच्चे के विकास के क्रम को आपको क्या बताना है, कैसा है। आई होप सबका सही होगा। क्रमिक और निरंतर रूप से होता है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसमें विकास चलता रहता है। सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष अनुभव। अब ये भी टेक्निकल सवाल हो सकता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अलग हो सकती हैं। आप कहेंगे कि नहीं प्रत्यक्ष अनुभव ही सबसे अच्छी विधि है, कोई कहेगा मौखिक व्याख्यान अच्छा है, कोई कहे अनुकरण, कोई कहेगा नोट्स पढ़ना। तो नोट्स पढ़ना तो फिलहाल नहीं होगा, ये तीन में से किसी में से आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट जो होगा वो इस प्रश्न के आधार पर आपको चुनना है। चुन लिया होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव। जो हम सामने से, हमारे पास जो लाइव एक्सपीरियंस होते हैं उससे जो हम सीखते हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल के द्वारा और टूर मेथड से घुमा करके, प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखा करके आपको सिखाया जाता है, और वो सबसे ज़्यादा टिकाऊ, सबसे ज़्यादा जो है रिटेन करने वाली क्षमता में शामिल होता है। सुरक्षा की भावना किस विकास का भाग है? सुरक्षा की भावना किस विकास का अंग है, पार्ट है? सुरक्षा की जो भावना होती है कि जो हमारे अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बौद्धिक विकास का पार्ट है, भावनात्मक विकास का पार्ट है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास। तो यहाँ पर भी आप दो चीज़ों में शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, भावनात्मक और नैतिक में। और अब देखिए क्या होगा, भावनात्मक होगा, हमारे जो इमोशंस होते हैं उसी में सिक्योरिटी की भावना आती है। अनुकृति, जिसको इमिटेशन कहते हैं, जिसको आप नकल भी कह सकते हैं, इमिटेट माने नकल करना, अनुकृति करना, किस प्रकार का अधिगम है? अनुकृति, इमिटेशन किस प्रकार का अधिगम है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रेक्षणात्मक, बौद्धिक। आई थिंक सो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब प्रेक्षणात्मक। भाई प्रेक्षण करते हैं, जब देखते हैं ध्यान से तभी तो अनुकृति, तभी तो इमिटेशन करेंगे। प्रेक्षणात्मक होता है, बच्चा दूसरों को देखकर और नकल करके सीखता है, इसी को हम कहते हैं इमिटेशन, इसी को अनुकृति कहते हैं। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बल देना, आगे बढ़ने की शक्ति, कार्य से थकान और असफलता। ये तो सबका सही होगा, आँख बंद करके लगा दीजिए, आगे बढ़ने की शक्ति होती है प्रेरणा। और विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है, किससे संबंधित है? आत्मनियंत्रण से, संज्ञान से, सृजनशीलता से, आत्मसम्मान से। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आई थिंक आपको गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। आत्मनियंत्रण, विलंबित संतुष्टि का संबंध सीधे आत्मनियंत्रण से है। व्यक्ति अपने तात्कालिक सुख को रोककर दीर्घकालिक लाभ की ओर बढ़ता रहता है, रोककर दीर्घकालिक लाभ की ओर बढ़ता रहता है, तो ये इससे संबंधित था। और ये लास्ट है, बच्चा शून्य पट टबुला रासा होता है, यह कथन किसका है? तो ये इस टेस्ट सीरीज का सबसे ज़बरदस्त और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चा एक शून्य पट है। टबुला रासा एक कॉन्सेप्ट है, ये भी कह सकते हैं कि टबुला रासा कॉन्सेप्ट का कथन किसने दिया है? टबुला रासा कथन किससे संबंधित है? लॉग का है, पियाजे का है, स्किनर का है, कोहलर का है। यानी कि बच्चा एक कोरा सैमपट होता है, ये कौन कह रहा है, किसके सिद्धांत में है? तो लॉक का है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चा जन्म से खाली स्लेट होता है, जिससे अनुभव आकार दे करके हम उसको बेहतर बना सकते हैं, उसे जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं। तो तबुला रासा या शून्य स्वयंपट के रूप में बच्चे को किसने व्यक्त किया है? तो जॉन लॉक के द्वारा व्यक्त किया गया है, ये बात याद रखना है। तो आई होप इन सभी 30 प्रश्नों में से आप 20 प्लस स्कोर किए होंगे, 25 प्लस स्कोर किए होंगे, और अगर लगातार पीछे की वीडियो देखते रहेंगे तो आप 30 में 30 स्कोर प्रतिदिन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप मेहनत से पढ़ते रहिए, खूब सारे अच्छे कमेंट करिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। इन सारी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वीडियो को इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।